हाय एफ फ्लोअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था जेओजुन और लैन चिरेन आपस में बातें कर रहे थे। लैन चिरेन इस वक्त जेओजुन पे ही भड़क रहा था इस बात पे कि वो एक क्लैन लीडर है और अगर वो चाहता तो उन दोनों को सेपरेट रूम्स में रख सकता था, लेकिन उसने उन दोनों को एक ही रूम में जाते हुए कुछ भी नहीं बोला। यानी कि वो ये चाह रहा था कि विवुजान और लान वांगजी दोनों को ही सेपरेट रूम्स में रखा जाए। इसी बात पे जेओजुन आंसर करते हुए बोलते हैं कि वो दोनों मैरिड हैं और एक ही रूम में आराम से रह सकते हैं। तो इस बात पे लैन चिरेन आंसर करते हुए बोलते हैं कि मैं इस शादी को नहीं मानता, क्योंकि दो लड़कों के बीच में कभी भी मैंने कोई शादी नहीं देखी है, तो मैं इस बात को मानता भी नहीं हूँ कि दो लड़कों के बीच में शादी होती है। इस बात को सुनने के बाद जेओजुन थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके थे अपने अंकल से। वो बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर सेम जेंडर में भी शादियाँ हो या प्यार वाला रिलेशन हो, लेकिन फिर भी उनके अंकल के समझ में तो आ ही नहीं रहा था। और फाइनली अब जेओजुन थोड़ी सी सीरियस टोन में अपने अंकल से बात करने लगता है और बोलता है, ऐसी आपकी सोच है अंकल कि सेम जेंडर में शादियाँ नहीं होती या लड़के लड़के आपस में शादी नहीं कर सकते। ऐसा आपको लगता है कि सेम जेंडर वाले पर्सन एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन आपने अच्छे से देखा है कि दो लड़कों के बीच में भी अफेक्शंस हो सकती हैं, उन दोनों के बीच में भी रिश्ता हो सकता है। और ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने चल रही थी। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात के बाद भी ये समझ में नहीं आ रही है कि दो लड़के आपस में आखिरकार प्यार कैसे कर सकते हैं। तो लैन चिरेन आंसर करते हुए बोलता है, उन दोनों ने प्यार जरूर किया था, लेकिन फिर भी उन दोनों ने समाज के लिए अपने आप को एक दूसरे से अलग कर दिया था। तो लैन चिरेन आंसर करते हुए बोलते हैं, समाज के लिए नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती ये सब कुछ किया था और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई ज़बरदस्ती कुछ भी करे। लैन चिरेन फिर से भड़कते हुए बोलता है, और तुम्हारे भाई को दुनिया भर में सिर्फ एक विवुजान ही मिला था प्यार करने के लिए। क्या उसकी मतलब जो संगति में वो पढ़ रहा है, तुम्हें नहीं लगता उसका कुछ गलत असर उसके ऊपर हो रहा होगा? तो लैन चिरेन आंसर करते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि मास्टर वी का कोई भी गलत असर वांगजी के ऊपर पड़ रहा है। मैंने आज से पहले इतना खुश उस वांगजी को कभी नहीं देखा जिस वांगजी को आज हमने देखा है। लैन चिरेन चिल्लाते हुए बोलता है, और उसी वांगजी के ऊपर तुम्हारे उस मास्टर वी ने कितना अत्याचार किया है, कितने मिसबिहेव किए हैं, यहाँ तक कि वांगजी के मर्जी के अगेंस्ट उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी रखे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है और उस इंसान के पास हमारे वांगजी को नहीं रहना चाहिए? तो जेओजुन आंसर करते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स मुझे भी यही लगता था कि उस इंसान के पास हमारे वांगजी को नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए हमारा वांगजी उसी के पास खुश है और मैं सिर्फ मेरे भाई की खुशी चाहता हूँ, चाहे वो किसी के भी साथ हो। और मुझे पूरा यकीन है आज के बाद जब उन दोनों के बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मास्टर वी वो गलतियां दोबारा दोहराएंगे। जब तक वांगजी की मर्जी नहीं होगी तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता तब उन दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही थी और कैसे ऐसा क्या हुआ था कि विंग ने ये सब कुछ कर दिया। लेकिन अंकल, मैं फिर भी एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जिन गलतियों के लिए हमारे वांगजी ने खुद उन्हें माफ़ कर दिया, और हम कौन होते हैं उन्हें सज़ा देने वाले, और हम कौन होते हैं उन दोनों को अलग करने वाले? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? क्यों आप उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? वो दोनों ही यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, आपको मनाने के लिए आए हैं। तो बड़े होने का फ़र्ज निभाइए और जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। अगर वो आपको मनाने आए हैं तो प्लीज़ पोलाइटली मान भी जाइए। ऐसा कहते हुए जेओजुन कहीं ना कहीं ऑर्डर सा अपने अंकल को दे रहा था, और ऑर्डर वो भी अंकल को, और अंकल मान भी जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अंकल भी उसी टोन में ऑर्डर देते हुए वापस जेओजुन को बोलते हैं, और मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, स्पेशली विंग के साथ तो मैं कभी नहीं करने वाला। लान वांगजी को मैं कभी भी विंग के साथ तो रिलेशनशिप कंटिन्यू करने की परमिशन कभी नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए वो आगे बात कंटिन्यू करते हैं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक विंग का भूत हमारे लान वांगजी के सर पे चढ़ा रहेगा। अगर वो कुछ दिन लैंड सेक्ट में रहेगा तो वो सब कुछ भूल जाएगा और बहुत जल्दी ही मूव ऑन भी कर जाएगा। इससे आगे लैन चिरेन कुछ बोल पाते इससे पहले ही जेओजुन अपने अंकल को कट ऑफ करते हुए बोलते हैं, क्या कहा आपने? मूव ऑन? क्या आप नहीं जानते कि लैंड सेक्ट के मेंबर लाइफ में सिर्फ एक ही बार प्यार करते हैं? और अगर सच में ऐसा हो पाता कि कोई भी लैंड सेक्ट का मेंबर इतनी इजीली मूव ऑन कर पाता तो आपने मूव ऑन क्यों नहीं किया? जैसे ही लैंड
चिरैन ने ये सेंटेंस अपने नेफ्यू के मुंह से सुना कि आपने क्यों नहीं मूव ऑन किया, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर एकदम बाहर निकलने को थी। वो लैन सिचेन को देख रहे थे एकदम क्वेश्चनिंग आइज के साथ कि वो क्या कहना चाहता है। तो लैन सिचेन भी आंसर करते हुए बोलते हैं, ऐसा आपको लगता है कि आपके सीक्रेट सिर्फ आप तक रहते हैं। एक क्लैन लीडर के होने के नाते मेरे पास मेरे क्लैन के सारे सीक्रेट्स हैं, और स्पेशली आपके भी मेरे पास कुछ तो सीक्रेट्स हैं ही अंकल। ऐसा कहते हुए वो अपने अंकल को देख रहा था। अंकल को समझ में नहीं आ रहा था कि लैन सिचेन को आखिर कैसे पता चला। तो लैन सिचेन उनसे फिर से कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर सच में मूव ऑन करना इतना ही इजी होता तो आप कब के कांक्षी शरण से मूव ऑन कर चुके होते। जेओजुन के मुंह से ये सेंटेंस सुनते ही मतलब लैन चिरैन की हालत तो बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि आखिरकार उसके नेफ्यू को कांक्षी शरण के बारे में कैसे पता चला। वो एकदम एकटक अभी जेओजुन को देखे जा रहे थे और जेओजुन अपनी बातों को कंटिन्यू किए जा रहे थे। जेओजुन फिर से बोले, आपको क्या लगता है आप सबसे ये बोलेंगे कि मैंने शादी नहीं की क्योंकि मैं अपने नेफ्यूज़ का ध्यान रखना चाहता था, लेकिन सच ये है क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पाए। आप अपने प्यार से अलग नहीं होना चाहते थे, उनको भूलना नहीं चाहते थे। और शायद इसके अलावा एक और रीज़न था, वो था हमारे लैन सेक्ट का वो कर्स जो कि हमें हमारे ही पूर्वजों ने दिया है। हम एक बार के बाद दोबारा प्यार नहीं कर सकते। लैन सिचेन इस पे भी चिल्लाते हुए बोलते हैं, उस कर्ज की वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरा वांगजी किसी और के पास रहे, वो भी ऐसे इंसान के पास जहाँ पे उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कदर नहीं है। और वो कर्ज हमें बहुत सालों पहले मिला था, अभी तक तो उसका असर भी खत्म हो गया होगा। इस बात पे लैन सिचेन आंसर करते हुए बोलते हैं, अगर सच में उसका असर खत्म हो गया था, आपको लगता है कि वो कर्ज अब काम नहीं करेगा, तो आपने खुद क्यों मूव ऑन नहीं किया? क्यों वांगजी को प्रेशराइज कर रहे हैं मूव ऑन करने के लिए जब आप खुद वो नहीं कर पाए? लैन सिचेन की 1000 बार मनाने के बाद लगभग 2 से ढाई घंटे तक उन दोनों के बीच में इस बात पे बहस चलती रही, और तब जाके कहीं ना कहीं लैन चिरैन ये मानने को तैयार थे कि हाँ, लैन सेक्ट में जो ये कर्ज है वो इतनी इजीली नहीं हट सकता है। और उस कर्ज का परिणाम क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। मेरे भाई को जहाँ जैसे रहना है, जिसके साथ खुश रहना है, वो वैसे रहेगा, चाहे आपकी मर्जी के साथ या आपकी मर्जी के बिना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे आपको मनाने के लिए आए हैं, तो बड़े होने का फ़र्ज निभाइए और उनका साथ दीजिए। उनके इस रिश्ते में उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो हमेशा खुश रहें। ऐसा मत कीजिए कि उनको आपकी ही बद्दुआ लग जाए। ऐसा कहते हुए जेओजुन फिर से अपनी कुशन पे जाके बैठ चुके थे। दूसरी तरफ लैन चिरैन थे जो कि थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ चुके थे, और कहीं ना कहीं वो भी मानते थे कि लैन सेक्ट पे दिया हुआ वो कर्ज वो आज तक कायम है। और अगर एक बार के बाद कोई लैन प्यार करने की कोशिश भी करे तो उसकी जान पे बनाती है। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका नेफ्यू इतनी कम एज में ही उनकी डेथ हो जाए या ऐसा कुछ, मतलब वो नहीं चाहते थे। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि उससे वीवूजियान के साथ अकेले उस ब्यूरियल माउंट में जाके रहना पड़े। इसी के साथ वो अपने कुछ कंडीशंस रखने को तैयार था। वो वीवूजियान के साथ लान वांगी की शादी के लिए तो एग्री था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वीवूजियान को उसके टेस्ट में क्लियर करना था, उसके दिए हुए परीक्षाएं उसे पास करनी थी। लैन चिरैन जेओजुन से बोलते हैं, ठीक है, मैं उन दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले उस वीवूजियान को मेरी परीक्षाएं पास करनी होंगी, मेरे दिए हुए टास्क क्लियर करने होंगे। इस बात पे जेओजुन बोलते हैं, और आपके टास्क क्या हैं? तो लैन चिरैन बोलते हैं, इसके बारे में सिर्फ मैं सबके सामने बात करूंगा, और जब तक वो मेरे दिए हुए टास्क क्लियर नहीं कर देता तब तक मैं उसे यहाँ से जाने की ना ही उसे जाने की परमिशन देता हूँ, ना ही उसके साथ लान वांगजी को यहाँ से जाने की परमिशन देता हूँ। चाहे उसके लिए उन्हें 10 साल लगे, 2 साल लगे, 2 दिन लगे, चाहे उन्हें ज़िंदगी भर यहाँ पे रहना पड़े, लेकिन जब तक मेरे दिए हुए टास्क वो क्लियर नहीं कर देता तब तक वांगजी के साथ वो यहाँ से नहीं जा सकता। ऐसा कहते हुए वो फिर से अपनी बियर्ड पे हाथ घुमाते हुए एकदम अड़ियल बुड्ढे की तरह वहाँ पे बैठ चुके थे। दूसरी तरफ जेओजुन थे जो फिर से चिल्लाने को तैयार थे, अंकल प्लीज़ ये सब कुछ बंद कीजिए और उन दोनों को उनकी लाइफ जीने दीजिए। जेओजुन के फिर से मनाने के बाद तब जाके कहीं लैन चिरैन माना था कि ठीक है, पूरा एक हफ्ते तक वीवूजियान को उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, यहाँ के सारे रूल रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे, किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, और उनके जो 3000 रूल है वो जितने बार उसे उनको लिखने के लिए बोलेंगे वो उतने बार उन्हें लिखेगा। इस बात पे जेओजुन तो अच्छे से जानते थे कि वीवूजियान तो इस सबको करने से रहा, लेकिन हाँ, जेओजुन ने इस बात पे एग्री कर दिया था।
दोनों की इस आर्ग्यूमेंट के बाद, एक दूसरे की बात को मान लेने के बाद, एक दूसरे को समझा लेने के बाद फाइनली उन लोगों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट था और ये रात भी निकल चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे करीबन सारे के सारे क्लैन के जितने भी लैन क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे, आई मीन नॉट ऑल मेंबर्स, ओनली जो एल्डर्स थे वो और लैन चिरेन, लैन सिचेन वहाँ पे थे। और साथ ही साथ लैन सिचेन ने एक सर्वेंट को भेज के व्यूजियन और लान वांग जी को बुलाने के लिए वहाँ पे उसे भेज दिया था। लगभग 5 मिनट के बाद वो दोनों भी उस मीटिंग रूम में एंटर कर चुके थे। अपना जगह लेने के बाद, अपनी सीट लेने के बाद वो लोग भी आराम से वहाँ पे बैठ चुके थे। सारे के सारे जितने भी मीटिंग में आने वाले थे सभी आ चुके थे और सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ भी चुके थे। इसके बाद जेओ जुन बोलना स्टार्ट करते हैं। जेओ जुन सबको बताते हैं कि आज वो यहाँ पे आके लान वांगजी और वीवू जान के जो इस रिश्ते को है, मतलब जो उन लोगों की शादी है उस पर फैसला सुनाने वाले हैं और उसके ऊपर डिसीजंस भी लेने वाले हैं। वो यहाँ पे स्पेशली अंकल को मनाने के लिए आए हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते थे कि वीवू जियान और लान वांगजी दोनों ही वहाँ पे अपने अंकल की यानी कि लैन चिरेन की परमिशन लेने आए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। लेकिन लैन चिरेन ने तो मानो ठान ही लिया था कि वो उन दोनों को एकदम, मतलब उनकी लाइफ में ना कुछ गड़बड़ तो करके रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक और नया तरीका खोज दिया था वीवू जान को एक ऐसे टास्क देने की जिसको वो कभी पास आउट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वीवू जान के लिए, वो है उसके लिए पनिशमेंट के रूप में वो 3000 रूल लिखना, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी के लिए इम्पॉसिबल सा था। एक दिन में उन्हें कॉपी कर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ तो कोई ये भी नहीं जानता था कि लैन चिरेन उन्हें कितनी बार देगा, दिन में कितनी बार लिखने को कहेगा। लैन सिचेन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए आगे बोलते हैं कि इससे आगे की बात अब अंकल बोलना चाहेंगे, क्योंकि कल रात जब हम लोगों ने बात की थी तो वो इन दोनों को माफ़ करने के लिए और इन दोनों को इनकी शादी की परमिशन देने के लिए रेडी हैं। लेकिन उससे पहले वो वीवू जान का टेस्ट लेना चाहते हैं कि अगर वीवू जान उनके टेस्ट में पास आउट हो जाता है तो ही वो वांग और विंग को उनकी शादी की परमिशन देंगे। ऐसा कहते हुए अब वो लैन चिरेन की तरफ इशारा करते हैं कि आगे की बात अब वो कंटिन्यू करें। लैन चिरेन जो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था अपने आप में कि अब जो उसको, मतलब वो विंग को टास्क देने वाला है ना, उसको तो विंग इतनी इजीली तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो उसे माफ़ नहीं करेगा। और अगर वो उसे माफ़ नहीं करेगा तो यहाँ आने का जो उनका ये इरादा था ना वो एकदम फेल हो जाएगा। और अगर यहाँ आके वो अपने इरादों में सक्सेस ही नहीं होते हैं तो उनकी शादी की जो ये बात छिड़ रही है ना, वो कहाँ तक उनका, मतलब कौन सा उनकी शादी हो ही जाएगी। मतलब लैन चिरेन ना पूरी की पूरी प्लानिंग में थे कि नहीं, इन दोनों को तो मतलब मेरे हिसाब से एक नहीं होना चाहिए, तो मैं होने भी नहीं दूंगा। लैन चिरेन अपने बियर्ड पे हाथ फेरते हुए अपने शब्दों को शुरू करते हैं और बोलते हैं, मैं वीवू जान को ज़्यादा कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं देना चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि वो मेरे कुछ टेस्ट क्लियर कर लें और उसके बाद अपने आप को यहाँ पे प्रूफ कर दे कि वो वांग जी के लिए एकदम परफेक्ट है। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग भी अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स लान वांग जी आपका नेफ्यू है तो आपको पूरा राइट है कि उसके लाइफ में कौन आ रहा है ये जानने का, और वो इंसान उसके लिए सूटेबल है या नहीं। ऐसा कहते हुए वो अपनी आंखों से ही लैन चिरेन को ग्रीट करता है, यानी कि उनको मतलब एक इज्जत सी देता है कि हाँ आपको पूरी परमिशन है। इसी के साथ वो फिर से बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो भी मुझे मतलब सज़ा देंगे या जो भी मेरे टेस्ट लेने चाहेंगे मैं उनमें क्लियर कर सकूँ। लैन चिरेन अपने मन में ही सोचता है, ऑफ कोर्स देखता हूँ कि तुम कितना मेरी चीज़ों में, मेरे टेस्ट में क्लियर कर पाते हो। इसी के साथ वो अपने शब्दों को फिर से अपने मुँह से बाहर निकालते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि वीवू जान अगले 1 महीने तक यहाँ पर रहे और यहाँ के सारे रूल रेगुलेशंस, जितने भी रूल हम लोग फॉलो करते हैं उन सभी को फॉलो करें। लान वांग जी जो कुछ भी करता है सेम उसको भी वैसा ही करना होगा, हर एक चीज़ को वैसे ही निभाना होगा। और इसी के साथ दिन में कम से कम 5 बार उसको हमारे क्लैन के रूल्स लिखने होंगे। बाकी सभी के चेहरे तो ज़्यादातर मतलब नॉर्मल ही थे। विंग को अच्छे से पता था कि मुझे लिखना नहीं पसंद, इसलिए लैन चिरेन ने उसको ये टास्क दिया है। वांग जी भी थोड़ा बहुत टेंस था ये जान के कि विंग 5
बार एक ही दिन में अपने 3000 रूल्स कैसे लिख पाएगा। लेकिन जो यहाँ पे शॉक्ड था वो था जियोजुन, क्योंकि कल रात उसके अंकल ने उससे बोला था कि 1 हफ्ते के लिए, लेकिन ये 1 हफ्ता 1 महीने में कैसे बदल गया। वो जैसे ही कुछ बोलता इससे पहले ही लैन चिरेन ने उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसको वहाँ पे चुप करा दिया था। दूसरी तरफ विंग का जो डेविल माइंड था ना वो एक्टिवेट होने लगा था। वो डायरेक्टली उठता है अपनी सीट से और लैन चिरेन के सामने जाके बोलता है, ओह तो आप यही चाहते हैं कि मैं 1 महीने तक यहाँ पे रुकूं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर इस बीच यानी कि आपकी इस टास्क के बीच मेरा मन उब गया, मैं नहीं चाहता कि आगे मैं कंटिन्यू करूँ, तो याद रखिएगा अगले दिन आप अपने नेफ्यू को बस ढूंढते ही रह जाएंगे। लैन चिरेन को समझ में नहीं आता कि विंग ने ये क्या बोला, तो वो उससे बोलता है मतलब क्या है तुम्हारा, मैं अपने नेफ्यू को क्यों ढूंढूंगा। तो विंग उसको आंसर करते हुए बोलता है क्योंकि मैं यहाँ से अकेले तो नहीं जाऊँगा, और अगर 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है और आपके दिए हुए टास्क में भी मैं पूरा आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं नहीं कर पाया, तो दैट मीन्स आप उसे यहाँ से लेके जाने नहीं देंगे। इसका मतलब है कि अगर आपका नेफ्यू यहाँ से गायब हो जाता है तो मतलब मैं उसे भगा के लेके जा रहा हूँ। विंग ये बातें जो बोल रहा था ना वो बहुत ज़्यादा नॉटी वे में बोल रहा था, और ऊपर से लैन चिरेन की आंखें तो बिल्कुल बाहर निकलने को थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। जियोजुन शॉक्ड थे, वांग जी परेशान था, और बाकी सारे के सारे मेंबर्स हंस रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि जो लैन चिरेन को मतलब इतनी नॉटी वे में आंसर कर रहा हो और उसकी दी हुई सज़ा को लेने से डायरेक्टली मना कर रहा हो। भले ही उसने मना नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मना ही कर रहा था कि मैं इस सज़ा को नहीं लूँगा। लैन चिरेन चिल्लाते हुए आंसर करता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे नेफ्यू को यहाँ से भगा के कैसे लेके जा सकते हो। तो विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, तुम्हारा नेफ्यू अब मेरा हस्बैंड भी है, अब कौन सी बात है, मैं उसको जहाँ चाहे वहाँ लेके जा सकता हूँ। लैन चिरेन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि लैन सेक्ट वाले तुम्हें इतनी इजीली यहाँ से जाने देंगे। विंग सबकी तरफ नज़र घुमाते हुए बोलता है, मुझे तो लगता है यहाँ पे सिर्फ एक आप ही हैं जो चाहते हैं कि यहाँ से वांग जी को मैं ना लेके जाऊँ, बाकी सब तो एग्री है। मेरे ख्याल से आपका साथ कोई नहीं देने वाला। उसके बाद फिर से लैन चिरेन बोलता है, तुम्हें यहाँ पे 1 महीना रहना होगा और मेरे दिए हुए टेस्ट में क्लियर करना होगा। तो विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है और भी ज़्यादा नोटी वे में, तो सोच लीजिए कि इस 1 महीने में आप कहाँ रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो आपका रहना यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। लैन चिरेन चिल्लाते हुए बोलता है, वी वुजियान। वो इससे आगे कुछ बोल पाता, विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, जी अंकल। लैन चिरेन अब एकदम मतलब अजीब सा अनॉयड हो चुका था वो इस बिहेवियर से, और वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे अंकल बोलने की। तो विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स आप मेरे हस्बैंड के अंकल हैं तो मेरे भी तो अंकल हुए ना। लैन चिरेन बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, और तुम मुझे जिस तरीके से पहले बोलते थे वैसे ही बोलोगे, यानी कि महागुरु लान। मैं तुम्हारे लिए महागुरु लान ही हूँ, और इसके अलावा हम दोनों के बीच में कोई और रिलेशनशिप नहीं है। विंग बोलता है, ठीक है, मैं आपको महागुरु लान ही बोलूँगा। अब छोड़ो, मजाक बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम सीरियस बात पे आते हैं। आप सच में चाहते हैं कि मैं यहाँ पे 1 महीना रहूँ। तो महागुरु लान अपने बियर्ड को फिर से मतलब बहुत प्राउडली उसको सहराते हुए बोलते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम 1 महीने यहाँ पे रहो और मेरे दिए हुए टास्क में, मेरे दिए हुए टेस्ट में क्लियर करो, और तभी जाके मैं तुम्हें मतलब परमिशन दूंगा कि तुम वांग जी के साथ शादी कर सकते हो। विंग भी फिर से पासा पलटते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं वो ज़रूर करूँगा जो आप चाहेंगे। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे आपको मनाने के लिए आए हैं, तो मैं वो ज़रूर करूँगा जो आप चाहते हैं, और आपको मनाने के लिए आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगा। लेकिन मैं अकेले तो यहाँ पे मनाने नहीं आया हूँ आपको, मेरे साथ कोई और भी आया है। तो लैन चिरेन को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर से विंग खुद की बात को घुमाते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सज़ा ले रहा हूँ तो आप भी मेरी एक बात माने। तो महागुरु लान बोलते हैं, ठीक है, मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूँ बिना सुने ही। तो विंग उसको बोलता है, मेरी सज़ा में वांग जी मेरी हेल्प करेगा। लैन चिरेन को डायरेक्टली वो दिन याद आने लगते हैं जब विंग पहले उनकी मतलब लैन सेक्ट में आया था पढ़ने के लिए, और उस टाइम पे जब भी विंग को सज़ा मिलती थी तो विंग का हमेशा वो लिखने वाला काम तो स्पेशली वांग जी ही करता था, विंग उसमें से एक शब्द नहीं लिखता था। तो लैन चिरेन बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो सारा का सारा काम मेरे नेफ्यू से कराओगे। तो विंग बोलता है, आप पहले ही बोल चुके हैं कि आप मेरी उस बात को मानेंगे, और मुझे लगता है कि लैन सेक्ट वाले अपने प्रॉमिस को निभाते हैं, तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उससे 100% काम कराऊं या उससे 20% काम कराऊं, ये मेरी मर्जी होगी। आपने एग्री किया है कि आप मेरी बात को मानेंगे, तो मतलब
मेरी तो यही बात है कि वांग जी मेरी हेल्प करेगा। तो लैन चिरेन इस पे आंसर करते हुए बोलता है, तुम अच्छे से जानते हो, यहाँ पे बैठा हर एक इंसान अच्छे से जानता है कि अगर वांग जी तुम्हारी हेल्प करेगा तो तुम उसमें से 1% तक काम नहीं करने वाले, सारा का सारा काम मेरे नेफ्यू को करना पड़ेगा। तो विंग फिर से बोलता है, ठीक है, तो मैं आपके सामने एक और ऑप्शन रखता हूँ, आप मेरी सज़ा कम कर दीजिए। लैन चिरेन को ये ऑप्शन थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो बोलता है, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी इस सज़ा को थोड़ा कम करता हूँ तो तुम्हें बिना वांग जी की हेल्प के काम करना पड़ेगा। तो विंग बोलता है, ठीक है, मैं सोचूंगा। लैन चिरेन अनॉयड होकर बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा सोचूंगा? तो वो बोलता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप मुझे कितनी लंबी सजा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं वांग जी की हेल्प आधी आधी करते जाऊंगा। लैन चिरेन बोलता है, मैं तुम्हें 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते तक ये सजा देना चाहता हूँ। विंग बोलता है, नहीं, तब तो मैं 50% वांग जी की हेल्प लूंगा। लैन चिरेन बोलता है, तुम्हें 7 दिन तक भी अपनी सजा कबूल नहीं है, क्या मतलब है इसका? तुम्हें सजा क्यों दे रहा हूँ? कम से कम 2 दिन की सजा तो कबूल करो। मतलब अब वो मानो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा था कि विंग से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि कम से कम 2 दिन तक तो अपनी ये सजा लो और बिना किसी की हेल्प के उस सजा को कंप्लीट करो। विंग बोलता है, नहीं, मैं बिना वांग जी के नहीं करूँगा। मतलब उन दोनों के बीच की जो ये कन्वर्सेशन चल रही थी ना, वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग इसका मजा ले रहे थे, क्योंकि फाइनली अभी लैन चिरेन विंग से ये बोलने लगा था कि कम से कम 2 दिन की सजा तो एक्सेप्ट करो, और विंग उसको एक्सेप्ट करने से ही मना कर रहा था, क्योंकि हर कोई जानता है कि विंग को लिखना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो चीज़ें मतलब प्रैक्टिकली कर सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है, लेकिन लिखना वो मेरी तरह ही लेजी है भैया, उसको भी लिखना पसंद नहीं है। लैन चिरेन चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें बिना सजा के यहाँ से जाने दे? और क्या तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें बिना कोई मतलब टास्क दिए, बिना तुम्हारे टेस्ट लिए तुम्हें यहाँ से अप्रूवल दे दूँ कि तुम मेरे नेफ्यू के साथ शादी कर सकते हो, उसको यहाँ से लेके जा सकते हो? विंग कहता है, हाँ, आप ये भी कर सकते हो, ऑप्शन बुरा नहीं है। तो लैन चिरेन बोलता है, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग भी अब एक और नोट स्माइल देके बोलता है, वैसे आपको मैं याद दिला दूं कि आपका नेफ्यू पहले से ही मेरा हस्बैंड है, तो मुझे तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, आपकी परमिशन की तो ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन देखो ना, फिर भी हम यहाँ पे आए हैं और आप फिर भी क्रूअल बन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो लैन चिरेन भी सोच में पड़ गया था कि यार बात तो ये सही बोल रहा है, ये मुझे यहाँ पे मनाने के लिए आया है और ये पहले से ही मैरिड है, मैं इनके रिश्ते में अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको होश आती है, मतलब थोड़ा सा समझ में आता है विंग की बातें, तो डायरेक्टली बोलता है, वी वुशियान, तुम मुझे अपनी गोलमोल बातों में नहीं घुमा सकते, तुम्हें मैं जो करने के लिए बोल रहा है तुम चुपचाप वो करो, नहीं कर सकते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो मेरे नेफ्यू को यहाँ पे छोड़ के। अब बहुत ज़्यादा मजाक हो चुकी थी और विंग को भी इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहने लगा था। अब विंग भी इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहता था, क्योंकि वो यहाँ पे टाइम पास तो करने आया नहीं था, वो यहाँ पे अपने हस्बैंड के अंकल को मनाने आया था और उनकी ब्लेसिंग्स लेने आया था। इस बात को ज़्यादा बिगाड़ने से अच्छा था कि आप उस सीरियसनेस के साथ बात करें। वो महागुरु लैन के सामने अपने नीज पे आता है, उन्हें बो डाउन करते हुए उन्हें सल्यूट करता है और उसके बाद बोलता है, सबसे पहले तो मैं अपने बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा मजाक कर लिया और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर दिया है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर आपको मनाने के लिए ही आया था। मैं आपसे थोड़ा बहुत डर रहा था, जिसकी वजह से मैं आपसे नॉर्मली बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे लगा कि आपसे मैं थोड़ी बहुत नॉटी बातें करूँगा तो मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँगा और आपके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँगा। और मुझे लगता है कि मेरे उस तरीके ने थोड़ा सा काम भी किया है और इसलिए अब मैं आपसे थोड़ी सीरियसनेस के साथ बात करना चाहता हूँ। ये बात सच है कि आपका नेफ्यू मुझे डिजर्व नहीं करता, मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो बहुत ज़्यादा गलत था, लेकिन जिस तरह हर कोई इंसान अपने लिए बेस्ट चाहता है, मैं भी अपने लिए बेस्ट चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वांग जी के अलावा, लांजियान के अलावा मेरे लिए कुछ और चीज़ बेस्ट हो सकती है। दुनिया की सबसे बेस्टेस्ट जो मेरे लिए हो सकता है वो लान वांग जी ही है और मैं चाहता हूँ कि मैं चाहे अपनी जान दे के ही सही मैं उसको अपने पास रखूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में ही सोचना चाहता हूँ और आपके नेफ्यू ने मेरी लाइफ को सच में बहुत ज़्यादा कंप्लीट किया है, इसलिए मैं उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं 1 महीने तक यहाँ पर रह के आपकी सज़ा को पाऊँ, आपके दिए हुए टास्क कंप्लीट करूँ, आपके टेस्ट को क्लियर करूँ, तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें तभी करना चाहूँगा या मैं तभी करूँगा जब आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ और ये साबित करूँ कि मैं आपके नेफ्यू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नेफ्यू के लिए एक डिज़र्विंग पर्सन बनूँ तो मैं वैसा ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर
आप ये इसलिए कर रहे हैं कि आप हम दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस तरीके से मुझे परेशान करके आप यहाँ से मुझे भगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। मैं यहाँ पे वांग जी को बिना आपकी परमिशन के भी लेके जा सकता हूँ, इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि जिस इंसान के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ वो पहले ही मेरा हो चुका है। मुझे किसी और के परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आए हैं आपकी ब्लेसिंग्स लेने, आपकी परमिशन लेने। तो प्लीज़ एक बड़े होने का फ़र्ज़ निभाइए और अपने दिमाग से नहीं, दिल से सोचिए। मेरे लिए आपके दिल में जो नफ़रत है उसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए और उस नफ़रत की जगह अपने नेफ्यू के लिए उस प्यार को याद कीजिए जो कि आप अपने नेफ्यू से करते हैं। क्या आप सच में चाहते हैं कि आप अपने नेफ्यू से उसकी खुशी को दूर करना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि मैं बहुत ख़ास नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि मैं आपके नेफ्यू के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हूं। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फ़ैसला लिया है, हम दोनों नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो हम दोनों चाहते हैं कि हर किसी की सोच भी इस रिश्ते के लिए नई हो, हर कोई इसे वैसे ही सम्मान दे, वैसे ही अपनाए जैसे कि हम बाकी रिश्तों को अपनाते हैं। किसी लड़के और लड़के के रिश्ते में फिर से कोई और कड़वाहट न घोलने की कोशिश करते हुए मैं आपसे बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक बड़े होने का फ़र्ज़ निभाएंगे और इस रिश्ते को कैसे संभालना है, कैसे इसको सुधारना है, हमें ये बताएंगे, कि ये सोच रहे होंगे कि इस रिश्ते को कैसे तोड़ना है, कैसे एक दूसरे को दूर रखना है। अगर आप ये करते भी हैं तो भी शायद आप भूल रहे हैं कि आपके लैंस एक्ट का कर्स आपके नेफ्यू को कभी खुश नहीं रहने देगा। ऐसा कहते ही विंग अब पूरी तरीके से अपनी नज़रें झुका के और उसी पोजीशन में, यानी कि एकदम सैल्यूट किए हुए ही लैन चिरेन की तरफ वैसे ही बैठा हुआ था। लैन चिरेन को भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि वो सच में बहुत ज़्यादा बचपना कर रहा है। जो चीज़ पहले ही एक दूसरे से जुड़ चुकी है उसे अलग करने वाला वो कौन होता है। और अपनी लाइफ में अपने प्यार की जगह किसी और को एक्सेप्ट कर लेना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली लैंस एक्ट का वो श्राप, वो कर्स तो उन्हें कभी भी मूव ऑन करने भी नहीं देगा। लैन चिरेन को इस बात पे वो दिन याद आने लगते हैं जब वो विंग की माँ के पीछे बहुत ज़्यादा पागल था, बहुत डीपली उनके साथ प्यार में पड़ा हुआ था। लेकिन कांग्सी शेरन ने कभी भी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्सी शेरन पहले से ही वी जियांग को पसंद करती थी। लेकिन वी जियांग से जेन फेंगमियांग को पसंद करते थे। जेन फेंगमियांग की शादी के बाद कांग्सी शेरन के पास अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि लैंस एक्ट का तो पहले से ही रूल था, पहले से उनको कर्स मिला हुआ है कि वो एक बार प्यार कर ले तो वो दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हर किसी पे लागू होती है कि अगर आपके पास पूरा चांस है, आप अपने प्यार को पा सकते हो, तो किसी और के बारे में सोचने का आपके पास टाइम भी नहीं बचता। यहाँ पे कांग्सी शेरन के पास पूरा चांस आ चुका था वी जियांग को पाने का, तो वो लैन चिरेन पे ध्यान ही नहीं दे पाई और इस बात से लैन चिरेन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वी जियांग और कांग्सी शेरन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होने लगी थी और लगभग 1 से 1.5 साल के बाद ही उनकी शादी भी हो चुकी थी। इस बात के बाद लैन चिरेन कभी मूव ऑन नहीं कर पाए और कुछ टाइम के बाद उनकी ब्रदर और सिस्टर इन लॉ की डेथ के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने नेफ्यूज़ पे ही ध्यान दिया। उन्होंने कभी भी अपनी शादी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे अगर बाय एनी चांस वो किसी और से शादी कर भी लेते हैं तो उससे प्यार नहीं कर पाएंगे। तो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि वो अपने नेफ्यूज़ पे ध्यान दे और उनकी खुशियों पे ध्यान दे। इसी के साथ साथ लैन चिरेन को जेन फेंगमियांग की हालत भी याद आने लगती है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी मैडम यू को उस तरीके से उतने अच्छे से नहीं अपनाया था और ना ही उनके साथ कभी उतना कंफर्टेबल फील कर पाए थे। कहीं ना कहीं उनके दिल में भी एक अधूरापन जरूर था, क्योंकि मैडम यू पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। ऊपर से जब विंग उनके घर में आ चुका था उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद, तो मैडम यू और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई उनके लिए। मतलब किसी को भी सज़ा दे देना, अपनी जीडियान का यूज़ कर लेना बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा। वो कभी भी गुस्सा हो जाती थी, कभी भी इरिटेट हो जाती थी। हर एक चीज़ को समझने के लिए वो इमोशनली कभी उस चीज़ को समझती ही नहीं थी। और कहीं ना कहीं जेन फेंगमियान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पहले वो खुद के दिल से लड़ रहे थे और ऊपर से उन्हें एक ऐसी वाइफ मिली थी जो कि उन्हें समझने की बजाय उन पर बस हक जताना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनका हस्बैंड उन्हें समझे, लेकिन उससे पहले उसे खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी। इस बात का उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया और इस वजह से काफ़ी टाइम तक
जैन फेंगमियान की लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही थी। लैन चीरन अपनी सोच में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें यही नहीं पता चल रहा था कि सामने कोई इंसान उनसे बात भी कर रहा है या नहीं, कोई उनकी तरफ देख रहा है या नहीं। लेकिन मन ही मन में वो जरूर ये सोचने लगे थे कि अगर सच में वांग जी विंग के साथ खुश है तो सच में उसे उनका साथ देना चाहिए। ये बेफालतू के सजा, बेफालतू के टास्क, बेफालतू के टेस्ट लेने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर वो उन चीज़ों को पास आउट करे या ना करे, उसने उसके नेफ्यू के दिल में जगह बना ली है। विंग ने वांग जी के दिल में जगह बना ली है और इस चीज़ को अब कोई नकार नहीं सकता। उसके टेस्ट लेने से, उसके टास्क दे देने से या बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें विंग के सामने खड़ी कर देने से उन दोनों के बीच में कुछ नहीं बदलने वाला है। और इसी बात पे लैन चीरेन भी डिसाइड कर चुका था कि अपने इस बचपने को वो यहीं पे ख़त्म करेगा और इन दोनों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद तो दे ही सकता है। वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेने नहीं आए हैं, बस उसकी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं, उसका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो ज़रूर उससे भी उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम उसकी तरह, जैन फेंगमियान की तरह, मैडम यू की तरह न जाने और कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में इसी तरह सफ़र किया होगा अपने पार्टनर को खो के। तो वो ये तो नहीं चाहते थे कि उनका नेफ्यू, उसको विंग की तो कोई ज़्यादा पड़ी नहीं थी, लेकिन अपने नेफ्यू को उस तकलीफ़ में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। और फाइनली लैन चीरेन ने अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए ये अनाउंस किया कि ठीक है, वो विंग का ना ही कोई टेस्ट लेगा, ना ही कोई उसको टास्क देगा, ना ही उसको कोई सज़ा देगा, और वो उन दोनों के इस रिश्ते को अपने तहे दिल से, पूरे दिल से और मान सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसको एक्सेप्ट करता है। और इसी के साथ वो ये भी अनाउंस करता है कि लेकिन वो इस शादी को दोबारा करवाना चाहता है। वो पहली जो शादी हुई है उसको नहीं मानता है, वो दोबारा से इस शादी को करवाना चाहता है। लैन चीरेन के मुंह से निकले हुए ये शब्द, वो सच में नहीं जानता था कि इन शब्दों ने सबको कितनी खुशी दी है, क्योंकि बाकी लोगों को मनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। विंग ने पहले ही सबको प्रूव कर दिया था कि वो कोई डिमॉन नहीं है, कोई गलत इंसान नहीं है। वो सिर्फ हर किसी को जो उसके करीब रहते हैं, जिनको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, उनको सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो कभी भी उन पर जानलेवा हमला नहीं करना चाहता था। और वांग जी भी उसको अपने लिए एक्सेप्ट कर चुका था, इसलिए किसी और को ये प्रूव करने की उसको ज़रूरत नहीं थी या किसी और को मनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सभी लोगों में सिर्फ लैन चीरेन ही बचे हुए थे जिनको उसे मनाना था। और इस वक्त लैन चीरेन भी मान चुके थे। लैन चीरेन ने जैसे ही अनाउंस किया कि वो दोबारा इन दोनों की शादी कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान खुश था, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश जो थे वो थे विंग, वांग जी और लैन सिचेन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विंग और वांग जी की शादी बहुत बड़े लेवल पे होती है या नॉर्मल लेवल पे होती है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।